एमडी कैट और नम्स 2025 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस। थर्मोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 3 में हम इन तमाम इंथैल्पी चेंजेस को डिस्कस करेंगे और पास्ट एमडी कैट एमसीक्यूज को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होती क्या है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लास्ट लेक्चर के एंड में भी मैंने बात करने की कोशिश की थी। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। द चेंज इन एंथैल्पी measured at room temperature and 1 atm when the elements of reactants and products are in the standard states। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखने का मकसद ये है कि आपको अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप टैकल कर लें, पेपर में आ जाए, तो आपको ये बात पता हो कि यार उसको अल्फाज में इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की तीन सूरत है, तीन कंडीशंस है। पहली है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 298 केल्विन। 1 एटीएम प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हो? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। तो जब एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट की जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। अब ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास एमडी कैट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है। वेरी क्लियरली आपको बता रहा हूं, एमडी कैट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज मेजर्ड एट, चार ऑप्शंस थे, 298 केल्विन के साथ 1 एटीएम वाला करेक्ट ऑप्शन था। तो हर चीज जो मैं यहां पर पढ़ाता हूं उसके पीछे भी कोई ना कोई क्वेश्चन होता है या कोई ना कोई वजह होती है, तब मैं ये चीज यहां पर लिखता हूं और साथ एक्सप्लेन करता हूं। पहली स्टैंडर्ड इंथैल्पी है हमारे पास, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं और दोनों तरीकों से मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा ताकि दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो सकें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज is that results from when 1 mole of a compound is formed from its elements where all reactants and products are in their standard states। डेफिनेशन ये कहती है, पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो ये कहती है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है और एक मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। जिसको इस डेफिनेशन से समझ नहीं आई उसको मैं एक और जाविये से पढ़ा देता हूं, ये चीज एक और जाविये से समझा देता हूं ये चीज। वो जाविया क्या है आपके पास? वो जाविया आपके पास है फेडरल की बुक में। ठीक है। फेडरल की बुक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे डिफाइन करती है कि एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the formation of 1 mole of a compound from its elements। अब बात सारी ये है मेरे भाइयों
कि अगर A प्लस बी गिव सी एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है और प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है यहां पर, अगर तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, अगर तो ये रिएक्शन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, अगर तो 1 मोल बन रहा है, अगर तो ए एंड बी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, तो यहां पर जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं रियल रिएक्शंस की, जिसकी मदद से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहला रिएक्शन है C प्लस O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? -393.51 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर 3 चीजें आपने गौर से देखनी है। पहली चीज के कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। दूसरी चीज के 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, S प्लस O2 गिव्स SO2। सॉलिड गैस गैस गिव्स व्हाट? गिव्स SO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है यहां पर? -296.83 किलो जूल पर मोल। आपने फिर से वही चीज देखनी है। क्या चीज देखनी है? क्या सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या 1 मोल बन रहा है? हाँ 1 मोल बन रहा है। तो बात खत्म हो गई। लेकिन पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, ये दोनों की, इन दोनों पे MCQ बन सकता है, ठीक है, इन दोनों पे MCQ बन सकता है। एक और बात आपने ये बात रखनी है कि अगर कोई आपको ये रिएक्शन दे दे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और कहे कि इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, कोई भी वैल्यू दे दे, क्या वो सही होगा? सोचिए एक सेकंड के लिए, क्या वो वाकई नाइट्रिक ऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे ये बात इस्टेब्लिश कर ली, ये पढ़ लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या है? यहां पर 2 मोल बन रहे हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 गिव्स NO। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगी? पॉजिटिव 181 किलो जूल पर मोल। अच्छा, 3 बातें यहां पर मैंने कवर कर ली। अब मैं यहां पर चौथा पॉइंट कवर करने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिहाज से। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको टीचर से नहीं मिलेगा अपने, ये मेरी गारंटी है। वो कॉन्सेप्ट है कि इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अच्छा, कैसे? इस रिएक्शन में देखो, पॉजिटिव 181 पॉइंट कुछ था और कार्बन डाइऑक्साइड में -393.51 किलो जूल पर मोल था, ठीक है। अब आपने अपने टीचर से सवाल ये पूछना है, आपने मुझसे सवाल ये पूछना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो मेरा जवाब होगा आपके पास कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा नोट लिखवा रहा हूं मैं, नोट लिखवा रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट बना होगा तो आप इस बात का जवाब आसानी से दे सकेंगे कि कौन सी हीट, कौन सी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो इज द बैलेंस बिटवीन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द बैलेंस बिटवीन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। कहना क्या चाहते हो? आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा मेरा दूसरा लेक्चर देने के बाद
देखने के बाद कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जिसने नहीं देखा यार पहले वो लेक्चर जरूर देखे, बहुत कमाल का लेक्चर है। एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बात, अब ये कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग में अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है तो वो क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, उसकी क्या होगी, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगी। अच्छा यार सर एक एग्जाम्पल से प्लीज एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल भाई, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताई थी ना, 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 गिव्स 2 NO, या NO कर लो यहां पर, इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा था इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है +181 पॉइंट कुछ किलो जूल। अब यहां पर ना हम जूम इन करके देखेंगे एक 360 डिग्री व्यू में, जो मैं प्रॉमिस करता हूं वो आपको दिखाता हूं। वो ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के अंदर क्या है भाई, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। अब और उसके बाद NO बन रहा है। मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी लग रही है वो इन बॉन्ड्स को टूटने में लग रही है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या यूज कर रहा है एज कंपेयर टू द रिलीज हीट व्हाइल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इतनी बात एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूं ना, तो मैं रियलिटी में जो है आपको एक कॉन्सेप्ट की जिस्ट देने में कामयाब हो गया हूं। समझ नहीं आई, रिवाइंड करके देख लो। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो इट्स ओके, आप बस ये बात याद रख लो, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन में कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MCQs के लिहाज से। वो है कि जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी होती है। ये बात एग्जामिनर्स को कुछ जरूरत से ज्यादा पसंद है, रियलिटी में बता रहा हूं। वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है, तो हम उनको बताएंगे भाई हम बॉन्ड ब्रेकर्स हैं, हमें पता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक करना है इजी मेथड्स में, आओ करते हैं। तो बस 3 ऐसी चीजें आपने याद रख लें कि जिनकी जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, आपके सारे MCQs हो जाएंगे। सिर्फ कह नहीं रहा, करके दिखाता हूं, ठीक है। पहली चीज, all elements in their standard states have standard enthalpy of formation equals to 0। पहली चीज, अगर मेरे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन साइड पे बता रहा हूं ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दूं। ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सोचो, लिक्विड। अगर ब्रोमीन लिक्विड में है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0। लेकिन अगर ब्रोमीन में किसी तरह से गैसियस स्टेट में ले आता तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से हट गया। तो पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो वो क्या होगा, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। दूसरी चीज, कार्बन सॉलिड in the allotropic form of graphite has the heat of formation 0, but carbon solid in the allotropic form of diamond has heat of formation of about +190। ये वैल्यू मुझे याद नहीं, मैं देख के बताइए, ऑनेस्टली करने की जरूरत भी नहीं। Phosphorus in the allotropic form of white phosphorus has the heat of formation 0, लेकिन रेड फॉस्फोरस की है जी -17.6।
तो कहने का मकसद ये है भाईजान कि आपने याद रखना है कि सारे एलिमेंट्स की जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, कार्बन की ग्रेफाइट की फॉर्म में 0 होती है, और फॉस्फोरस की व्हाइट फॉस्फोरस में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ये तीन बातें आप याद रख लें, आपका एमसीक्यू निकल गया। ठीक है, आपका एमसीक्यू निकल गया। इंथैल ये है जी एमडी कैट 2018 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यू। मेरी गारंटी है ना आपको कोई क्लास में कराएगा इस तरह जिस तरह हम कराते हैं कि भाई साथ साथ आपने सारे एमसीक्यूज भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी दे दिया, और पोटेंशियल एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं वो भी दे दिया, पास्ट पेपर का एमसीक्यू भी करा रहे हैं। चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज, तो जिसने मेरी बात को सुना होगा या समझने की कोशिश की होगी, तो मैंने ये रिएक्शन लिखते साथ कहा था कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यूज। तो ये इसका है -394 किलो पर मोल आंसर। तो ये आपने दिमाग में रख के जाना, ठीक है, ये आपने दिमाग में रख के जाना है हर सूरत। एक और एमसीक्यू आता होता है जो मैं समझता हूं अगर मैं आपको करा दूं तो मैं एक बड़ा अच्छा काम कराऊंगा। क्वेश्चन ही आता होता है, ये बल्कि आया भी है, एमडी कैट 2016 में ये क्वेश्चन आया है। एमडी कैट 2016 में, आज से 9 साल पहले, कि मैग्नीशियम अगर 1/2 O2 के साथ रिएक्ट करे और MgO बनाए, तो यहां पर एंथैल्पी चेंज है ±692 किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं हमें गर्ज, प्लस है माइनस है, कहने का मकसद ये। और ये हो रहा है एसटीपी के ऊपर। ऑप्शन ए है कि ये जो इंथैल्पी है ना, ये जो इंथैल्पी है, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। बी, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। सी, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। डी, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या यहां पर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है? हाँ बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि क्या रिएक्टेंट्स जो है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है प्रोडक्ट्स। तो यहां पर एस लिखा था, मतलब एमजीओ है तो सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों का मेंशन नहीं था, लेकिन आप प्रोडक्ट भी देख ले तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन हो। इस क्वेश्चन पे ना एक एतराज आया था, मैं ये भी बता देता हूं। एतराज ये आया था कि लड़कों ने क्या किया, लड़कों ने इस बात को चैलेंज कर दिया यूएचएस को कि ये एसटीपी नहीं होना चाहिए, यहां पर आरटीपी होना चाहिए। लेकिन उस एतराज को सुना नहीं गया, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस था कि ये जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये एमडी कैट 2016 का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करा दिया। अब दूसरी चीज हमने स्टडी करनी है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन इंथैल्पी for a given reaction calculated from standard heat of formation of reactants and products। स्टेटमेंट भाई आपने क्यों लिखी? ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इंथैल्पीज का पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज,
आपने एक और चीज देखनी है यहाँ, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर किसी को ये पॉइंट यहां पर समझ नहीं आ रहा तो मैं बहुत आसान तरीके से अगर आपको समझाऊं ना, तो इसकी एक इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन से आपको सब समझ आ जाएगा। हीट ऑफ रिएक्शन equals to sum of enthalpies of formation of reactants minus sum of formation of products। ठीक है, ठीक है। अब चीज यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, चीज यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन होता है वाटर का रिएक्शन। ठीक है, आगे दूसरा आ जाता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2H2 plus O2 gives 2H2O। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है यहां पर -572 किलो जाउल पर मोल। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कैसे पता चलेगा, आपने वैल्यू पहले से याद की होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कुछ नहीं किया जा सकता। अगली इंथैल्पी जो हमने पढ़नी है ना, वो है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अब कंबस्टन पढ़ाने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कभी आपने कंबस्टन पहले पढ़ी है? सेकेंड ईयर में आप ऑर्गेनिक पढ़ के आ गए, पेपर देख के आ गए, कंबस्टन का तो पता होगा ना क्या होता है। कंबस्टन होता है आपके पास किसी भी चीज को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन हीट किया है। ठीक है, हीट किया है आपने। अब बात ये आपने सोचनी है, सोचनी ये है कि आपके पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है वो क्या होगी। इंथैल्पी चेंज होगी व्हेन 1 mole of compound in its standard state is completely, ये लफ्ज देख लो, बड़े गौर से सुन लो, is completely burnt in the excess of air slash oxygen at 298 Kelvin slash 180 m, जो सारी स्टोरी है मैंने आपको बताई। अच्छा, ये जब हमने क्या किया ना कि कंप्लीटली वाली बात है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जब तक नहीं बनेगी तब तक वो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नहीं है। सिर्फ 1 मोल ऑफ कंपाउंड बर्न होगा। ठीक है, 1 मोल होगा, तो वो इंथैल्पी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। यार एग्जाम्पल दे सकते हो इसकी, तो ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा कॉमन है और मैं यही दूंगा, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको याद करें और आप इसको फिंगर टिप्स पे करें। CH4 plus 2O2 gives what? Gives CO2 plus 2H2O. Enthalpy, standard enthalpy of combustion equals to minus 890 kilojoule per mole। 890 है ये, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात जो है ना आपके पास, वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जितनी भी पीछे मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना केमिस्ट्री में मैं एक बात करता होता हूं, आप अगर टर्म्स को समझना शुरू कर देंगे ना हेडिंग से ही, तो डेफिनेशंस तो आपके दिमाग में किसी ना किसी कोने खुदड़े में बनना शुरू हो जाएंगी। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब आप कहीं ना कहीं एटम्स बना रहे हैं फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, यही बात है।
इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of gaseous atoms are formed from its elements. अच्छा यार, इसकी एग्जाम्पल अगर दे दो ना तो बड़ा मजा आ जाए। एक चीज बस आपने गौर करनी है कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम की बात हो रही है, 1 मोल की। तो आ जाएगा जी हाइड्रोजन 2H। क्या ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? तो आप कहेंगे सर गलत हो गया है, आप गलत हो गए हैं। कैसे गलत हो गए हैं? सिर्फ डेफिनेशन में लिखा है 1 मोल, तो यहां पर कितना होना चाहिए? 1 मोल। कितनी होती है जी इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? +218 किलो जाउल पर मोल। क्लोरीन की एग्जाम्पल ले लो, +121 किलो जाउल पर मोल। ऑलवेज पॉजिटिव। एक और बात इसके बारे में याद रख लें कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। सवाल क्या आया है जी? एमडी कैट 2016 में आया 1/2 H2 गिव्स H, डेल्टा H इक्वल्स टू +218 किलो जाउल पर मोल। अच्छा ठीक है। इन दिस रिएक्शन द इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, एमडी क्या 2016 लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं। इज कॉल्ड एज enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। अच्छा, अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है ना तो ये अगला वाला देख ले। ठीक है, अगला वाला देख ले। Which of the following represents enthalpy of atomization? MD CAT 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है और पीएमसी के बैंक का क्वेश्चन है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एमडी क्या 2015 का क्वेश्चन है और पीएमसी बैंक का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, 1/2 H2O gives H2 plus 1/2 O2, gas, liquid, gas। बी ऑप्शन, 1/2 H2O gives H2 plus 1/2 O। ठीक है, 1/2 O। सी ऑप्शन, 1/2 H2 gives H। D option, H2 gives 2H. Which of the following represents enthalpy of atomization? सोचे, पॉज करें वीडियो, मेरे जवाब का इंतजार ना करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सोचे इसके बारे में। होपफुली आपने सोच लिया होगा पॉज करके। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में कहता है वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं, नहीं, एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं है ना। H2 एटॉमिक फॉर्म तो नहीं है, O2 एटॉमिक फॉर्म तो नहीं है। 1/2 H2, H2 plus 1/2 O, ये एटॉमिक फॉर्म में है बेशक, लेकिन H2 इज नॉट एन एटॉमिक फॉर्म, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1/2 H2 gives H, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एटमाइजेशन। डी को देख लेते हैं, H2 gives 2H, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 मोल बन रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको एमडी कैट के क्वेश्चंस के साथ साथ करा दी दोनों तीनों चीजें। ठीक है, कुछ 3 एग्जांपल्स मैंने करा दी आपको और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी सिखा दिए आपको कैसे सॉल्व करने। अब एक और इंथैल्पी डिस्कस कर लेते हैं, वो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पूरा लिखूंगा, टाइम ज़ाया होगा।
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मैं इक्वेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो आप तंग तो नहीं होगे, आप लोग नहीं होगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of hydrogen ions from a strong acid या from an acid are mixed with 1 mole of hydroxyl ions from a base to give 1 mole of water. The enthalpy change is called as enthalpy of neutralization, which is 57.4 kilojoule per mole, but for a strong acid and a strong base. जब आपके पास H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा तो आपके पास जो इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, -57.4। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक बेस हो, या एक वीक बेस हो, वीक एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, या दोनों वीक एसिड और वीक बेस हो, तो उन सब सिचुएशंस में क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी स्मॉलर देन 57.4 किलो जूल पर मोल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। और दिस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये 57.4 होने की वजह क्या है यार? अगर एक चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली या फिर टिल कंप्लीशन आयनाइज कर जाएगी किसी भी एक मिक्सचर में। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस और मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव उस मिक्सचर में पड़े हैं। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी है, 57.4। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपके पास आती है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि इस तरह के कोई बेस और इस तरह का एसिड मिक्स कर दे, अब बताओ क्या होगा? सोचो इस पे, सोचो। सोच लिया? इससे दो OH निकलेंगे, इससे दो क्या निकलेंगे, H प्लस निकलेंगे, इससे दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो -57.4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, या आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। अगर ये सीखना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, तो आप कॉमन आयन इफेक्ट और KSP वाली चीजें दोबारा से पढ़ लो। इक्विलिब्रियम की मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से कंप्लीट सारा कॉन्सेप्ट लेके आओ, ताकि ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाए। और वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है ना, वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके पास बुक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन की होती है। मैं थोड़ा इजी करके डिफाइन करता हूं। ठीक है। मैं नहीं समझता कि आपको मुश्किल डेफिनेशन आनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को वो लोग डिफाइन करते हैं कि इनफिनिट डाइल्यूशन जब हो जाती है तो वो आपके पास हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं, व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ in excess amount of solvent, then the enthalpy change is called as enthalpy of solution. Enthalpy of solution can be positive, can be negative. दो बातें ये हो गई। when solute is dissolved till infinite dilution, when small amount of solute is dissolved in large amount, very large amount of solvent, देन क्या होगा? देन जो एंथैल्पी चेंज होगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। मैं सोचता हूं
कि कुछ मजीद एमसीक्यूज आपको पास्ट पेपर के यहां से करा के जाऊं, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही दफा क्लियर हो, कोई दिल में आपकी बात ना रहे, कोई दिल में मेरी बात ना रहे। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। एमडी कैट 2019 का क्वेश्चन है, विच इंथैल्पी चेंज इज रेलिवेंट इन द प्रोसेस। एमडी कैट 2019 यूएचएस का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, एन ए सॉलिड, एन ए गैस, डेल्टा एच इक्वल टू +108 किलो जाउल पर मोल। ऑप्शन ए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे कर लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन सी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी, और ऑप्शन डी है यहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। प्लीज इसको गलत नहीं करना, सोचो, प्लीज गलत नहीं करना, पॉज करो वीडियो, सोचो। सोच लिया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड स्टेट से आप इसको गैसियस एटम में लेके जा रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ो भाई, दोबारा जाओ डेफिनेशन पढ़ो, अगर गलत हुआ है तो, अगर सही हुआ है तो ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बिल्कुल वही चीज हुई है यहां पर। ठीक है, SET 2019, for a given reaction CH3COOH plus NaOH gives CH3COO Na plus H2O. Change in enthalpy is called SET 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इज कॉल्ड A standard enthalpy of solution, B standard enthalpy of hydration, C standard enthalpy of neutralization, और ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सोचो इस पे, बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी चीज है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इससे इजी क्वेश्चन ना एसईटी में ही आ सकता है और दुनिया में कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं पीएमसी से। पीएमसी के टॉपिक वाइज टेस्ट से कर लेते हैं, ताकि आपको यह भी अंदाजा हो जाए कि पीएमसी वाले क्या देते हैं और हम लोग यहां पर कितना एडवांस लेवल का आपको पढ़ाते हैं कि आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसलिए ना चैनल को प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो और शेयर वगैरह कर लिया करो। बहुत मेहनत लगती है भाई, हम बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और बहुत सी जगह से मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इन एंथैल्पी रिएक्शन, ये पीएमसी है। ठीक है, पीएमसी के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे ना, जो पेड टेस्ट थे, उनके क्वेश्चंस में से एक है।
ये मैं क्यों कराता हूँ पीएमसी वाले ज्यादा, क्योंकि अब ये लोग कहते हैं कि हम पीएमडीसी का बैंक देंगे भाई, पीएमडीसी का बैंक। तो इनके पास इतना सांस तो नहीं है कि यार ये नए क्वेश्चंस बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पीएमसी वाले क्वेश्चंस होंगे रिपीट उसमें। अच्छा, इन एंथैल्पी रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी प्लस डेल्टा पीवी, the value delta PV can be neglected for which of the following states? A, B, C, D. Gases, liquids, liquids and solids, liquids and gases. ये क्वेश्चन भाई वो बंदा नहीं कर सकता जिसने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा। मैंने बहुत ही ज्यादा कैटेगोरिकली इंथैल्पी और उसके साथ साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जितना अच्छा उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में कोई और चीज एक्सप्लेन की है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर ये वाला देखें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने वो देखा था, ये सॉल्व करके कमेंट्स में उसका आंसर दें। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके लिए कुछ हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सोचेंगे उसके लिए। और जो नहीं कर सका भाई प्लीज जाओ और जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देख लो। तुम्हारी एकेडमी वाले लेक्चर होने तक भाई जुलाई गुजर जाएगा, उसके बाद रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये कुछ हर पीएमसी का, एमडी कैट का हर क्वेश्चन हर टॉपिक के साथ कोई भी नहीं कराता, ये सिर्फ हम करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब वगैरह कर लो और शेयर कर लो दोस्तों के साथ। इस तरह का कंटेंट भाई मिस आउट नहीं करो। ये हम लोग बहुत मेहनत के बाद बनाते हैं। और अब आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि हमने फिजिक्स भी साथ साथ स्टार्ट कर दी है, वर्क एनर्जी पावर से स्टार्ट किया है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना इसको, उनको पता होगा। तो फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी अब हम लेके आना चाह रहे हैं एक पास्ट पेपर सीरीज चैप्टर वाइज। लेकिन उसके लिए यार कुछ थोड़े बहुत लोग हो ना, तो फिर मजा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी उस पर, बहुत अच्छा किस्म का होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि मैं तुम लोगों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट तैयार करूं। अगर तुम लोग विलिंग हो तो मॉडल किस्म के टेस्ट होंगे जिसके एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस होगा एमडी कैट में। अगर चाहते हो तो बता देना कमेंट्स में, अगर नहीं तो इट्स ओके। तो अगले लेक्चर में हम बॉर्न हेबर साइकिल और हेसेस लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।